वंस अगेन यू आर वेलकम बेटा। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर ले लिया है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। जब लोगों ने विद्रोह किया 1857 का मिटनी और उसके बाद के बारे में बात करें। बेटे अगर हम इसको एक क्लोज नज़र से देखें तो सारे चैप्टर के बीच में एक सोचिए कि एक सीरियल, जैसे आप पिक्चर की कहानी देखते हो या फिर टीवी के ऊपर सीरियल देखते हो, उस तरह से कंटिन्यूटी है बराबर, ठीक है ना। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट तक ऐसे ही चलने वाला है। जैसे कि हमने फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के बारे में जो आपका सेकंड चैप्टर था उसमें बात की, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कि कैसे जो ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेड करने के लिए और हाउ दे कंट्रोल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद में हमने बातें की थी, अलग अलग युद्ध हुए, ठीक है, वो तो डेट वाज ए डिफरेंट इशू कि मराठाओं के साथ उनको युद्ध करना पड़ा, फिर मैसूर में युद्ध हुआ या फिर बंगाल के अंदर जो युद्ध हुआ उसके बारे में बात कर चुके हम। फिर उसके बाद में हमने बात की रूलिंग द कंट्री साइड, कि अब उन्होंने सारा जो साउथ ऑफ द विंध्याचल पे पूरा जो इंडिया का क्षेत्र है उसके ऊपर कब्जा कर चुके थे, ठीक है ना। फिर कंट्री साइड जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर खेती करते हैं, अब उनका फोकस उस तरफ हो चुका था। थर्ड चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो खेती कर रहे हैं, हाउ द रेवेन्यू कैन बी कलेक्टेड मोर एंड मोर, ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर में वहाँ पर उनको गाँव वालों से उनकी झगड़ेबाजी होता रहा, वो सब कुछ पढ़ा, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर ट्राइबल डिकूस एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज, कैसे जो ट्राइबल पीपल है इनको डिकू के नाम से पुकारते थे। डिकू मतलब आउटसाइडर्स, और इसमें हमने बिरसा मुंडा का एक संघर्ष की कहानी भी सुनी कि कैसे जो खेती कर रहे हैं उनको भी कितना परेशान किया गया था, राइट। तो आज जो चैप्टर है उसके ऊपर चलते हुए पीपल रिबेल, जब लोगों ने विद्रोह किया, इसमें हम 1857 एंड आफ्टर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का पर्पस ये है कि सभी चैप्टर में एक कंटिन्यूटी है, ये एक पिक्चर जैसे कहानी चलेगी, एक सीरियल समझ के इसको आपने एंजॉय करना है, ठीक है ना। तो आज के चैप्टर में हम पहले बात करेंगे, बेसिकली ये सारे चैप्टर्स जितने भी हम पीछे के पढ़ चुके हैं, ये एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं भारत देश के अंदर, एंड दैट ग्राउंड वुड बी फॉर द म्यूटिनी, एंड दैट म्यूटिनी विल बी अगेंस्ट द, किसके खिलाफ होनी थी ये म्यूटिनी, ये अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर, ठीक है ना। जो ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसके खिलाफ एक विद्रोह के लिए ग्राउंड तैयार हो चुका था। हर क्षेत्र में, हर प्रोफेशन के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपना इंटरफेरेंस शुरू कर दिया था, ठीक है ना। पहले राजाओं के साथ में उन्होंने कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सब्सिडरी अलायंस, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है ना, उस तरह की पॉलिसीज अडेप्ट की और उनके एनेक्सेशन ऑफ देयर टेरिटरी, उनके राज्यों को छीनकर अपने राज्य में मिला लिया गया। फिर उसके बाद में उनका काम शुरू हुआ कि जो खेती कर रहे हैं उनको ज़बरदस्ती देवर फोर्स फॉर द एग्रीकल्चर दैट इज रिक्वायर्ड, द प्रोडक्ट विच इज रिक्वायर्ड इन द ब्रिटिश एज वेल एज इन द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है ना। उसमें हमने इंडिगो की खेती के बारे में कहा, बात की थी, और उससे एक परमानेंट सेटलमेंट वाला जो बात किया था कि एक फिक्स्ड रेवेन्यू रख दिया गया कि हर खेत से इतना टैक्स लिया जाएगा। तो वो सारे कारण बने जिससे कि द पीपल, द जो पीजेंट्स हैं या फिर जमींदार हैं, दे ऑल वर हैरास्ड, वो सब परेशान हो चुके थे। अब ये सारा एक विद्रोह के कारण बनते हैं। अगर हम बात करेंगे जैसे कि एक चैप्टर के अंदर क्वेश्चन हो कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, तो उसमें तो कुछ इमीडिएट काजेस के बारे में बात किया जा सकते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर सकते हैं।
तो आज हम पूरे काजेस के बारे में मोर और लेस एक साथ में लेके बात करेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे जो सैनिक काम कर रहे थे वो क्यों परेशान थे, उनकी क्या परेशानियां थी, सभी को एक एक करके लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉलिसीज एंड द पीपल, ठीक है ना, कि व्हाट आर द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हाउ दे अफेक्टेड ओवर द पीपल, ओवर द हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं, उस टाइम तो सब्जेक्ट कहा जाता है, जब तक देश आज़ाद नहीं होता ना, कॉलोनियल पीरियड के कंट्रोल में रहता है, तो सब्जेक्ट, पीपल को हम सब्जेक्ट कहते हैं उस टाइम, वो नागरिक सिटीजन नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिसीज एंड द पीपल, हाउ द पॉलिसीज अफेक्टेड या इम्पैक्टेड ओवर द पीपल। तो नवाब लॉस्ट देयर पावर, हमने बात की थी कि जितने भी नवाब या राजा थे, किसी न किसी तरीके से द ब्रिटिशर्स अनेक्स्ड देयर टेरिटरी एंड उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। तो कौन कौन से 18 ये सब मिड 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, चाहे नवाब हो, राजा हैड सीन देयर पावर इरोड, उनको सबको लगने लगा कि उनकी पावर जो है अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है। 1801 में सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द अवध, ठीक है ना, अवध के शासक के ऊपर 1801 में सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये हो गया कि नाउ ये जो अवध का जो राजा है या नवाब है, ही इज नो मोर इंटाइटल्ड टू कीप देयर ओन आर्मी फॉर द सेफ गार्ड एंड द प्रोटेक्शन ऑफ देयर टेरिटरी, ठीक है ना। अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए he was not allowed to keep the army। अब आर्मी नहीं रख सकता तो ऑब्वियसली उनको क्या करना होगा, he had to depend upon the Britishers when and there such situation arises, ठीक है ना। जब भी इस तरह की परिस्थितियां बनेगी, उनको आर्मी की जरूरत पड़ेगी, तो उस पीरियड में वो सब्सिडरी अलायंस किया जाएगा। सब्सिडरी अलायंस एक एग्रीमेंट हो गया ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडियन रूलर्स के बीच में, जिसके साथ भी किया जाता है, और उसके इंडियन रूलर्स हैड टू पे सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट टू द ब्रिटिशर्स, किसके बदले में, जो इन रिटर्न ऑफ उनको आर्मी मिलेगी जब भी उनको जरूरत होगी सुरक्षा के लिए। तो दैट वाज द सब्सिडरी अलायंस, यानी कि इट वाज द प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन टू डिक्रीज द पावर ऑफ द रूलर्स, ठीक है ना। जो रूलर्स है उनकी शक्ति को कम करने का एक प्रोसेस शुरू हो गया था। तो सब्सिडरी अलायंस एंड देयर आफ्टर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसमें हमने बात की थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसका भी सक्सेसर नहीं है, मेल सक्सेसर, जिस भी राजा के अपना पुत्र नहीं है उत्तराधिकारी के रूप में, अगर उसको पुत्री है या कुछ लड़का या लड़की नहीं है, तो फिर उनकी मृत्यु के बाद में द टेरिटरी ऑफ दैट पार्टिकुलर रूलर विल बी मर्ज इनटू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी के अंदर, राइट। तो बहादुर शाह जफर को भी इसी तरह से इन्होंने कर दिया, जो दिल्ली के अंदर लाल किले के अंदर रह रहा था, लास्ट मुगल किंग के बोल सकते हो, उनको भी इन्होंने ये कह दिया कि भाई बहादुर शाह जफर विल बी द लास्ट मुगल किंग, और उसके बाद में इनको जो है लाल किले जहाँ पर रह रहे थे वो भी उनको खाली करना होगा, और इसके आगे जो भी होंगे वो राजा नहीं कहलाए जाएंगे, किंग नहीं कहलाए जाएंगे, दे विल बी द प्रिंसेस, ठीक है। तो एक शक्ति का क्षीण होते हुए देखा गया, शक्ति कम होती गई राजाओं की। यहाँ तक समझ में आ गया पॉलिसीज ने किस तरह से इम्पैक्ट डाला। इनमें हमने बेसिकली नवाब और जो राजा है उनके साथ में सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या फिर बहादुर शाह जफर को बाद में कोई और मुगल किंग नहीं रहेगा, इस बारे में बात की। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना, द पीजेस एंड द सिपाहीज। जो पॉलिसीज हैं वो किसानों के ऊपर और सिपाही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में दोस्त हु वर सर्विंग एज अ सोल्जर, उनके ऊपर हाउ द पॉलिसीज इम्पैक्टेड। तो कंट्री साइड में तो आपको पता है पीजेस रह ही रहे थे या जमींदार रह रहे थे, वो सब नाराज थे, किस वजह से, बिकॉज ऑफ द हाई टैक्सेस विच वर इम्पोज्ड एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस। जो एक तो टैक्सेस को बहुत हाई रखा गया था, राइट, टैक्सेस जो है काफ़ी हाई थे, और साथ में रेवेन्यू कलेक्शन का मेथड था दैट वाज वेरी रिजिड, यानी कि आपके खेत में कुछ
प्रोडक्शन हो रही है नहीं, डजेंट मैटर, आपको जो भी रेवेन्यू दैट वाज फिक्स्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू बी पेड, राइट। तो दिस वाज द मेथड, रिजिड मेथड व्हिच वाज गोइंग ऑन। अगेन हम बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट द पे एंड द अलाउंसेस। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर द सोल्जर्स, जो भारतीय इंडियन सोल्जर्स which was who was serving in British East India Company, they were being paid less amount of the salary, ठीक है ना। उनको पे एंड अलाउंसेस थे, उनकी तनख्वाह काफ़ी कम रखी गई थी, तो दे वर आल्सो डिसकंटेंट, ठीक है ना, वो भी सेटिस्फाइड नहीं थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। न्यू रूल्स वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज। अब जो सोल्जर्स थे उनके लिए कुछ नियम बनाए गए कि भाई आपको कभी भी हम ओवरसीज भेजा जा सकता है। ओवरसीज का मतलब देश से बाहर, समुद्र के रास्ते से कहीं दूसरे देश में भी लड़ाई करने के लिए। बट हमारे जो रिलीजियस धर्म के अंदर इस तरह की शिक्षा दी जाती थी कि एक पर्सन अगर भारत से बाहर समुद्र को पार करके जाता है तो उसके धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देते, ठीक है ना, वो अधर्म कहलाता था। इट इज़ द वायलेशन ऑफ द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द इंडियन पीपल, ठीक है ना। तो वो सब ज़बरदस्ती इम्पोज किया गया। अगर कोई नहीं मानता था तो दे वर सीवियरली पनिश्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स, राइट। और साथ में लेटर ऑन ये 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि व्हेन द पीपल ऑफ द इंडिया आर रिक्रूटेड एज ए सोल्जर्स इन द इंडियन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दे वर फोर्स्ड टू साइन एन एग्रीमेंट, ठीक है ना, विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि भाई आपको ज़बरदस्ती बाहर जाना पड़ सकता है कभी भी। तो ये इस तरह की जो पॉलिसीज है इनसे सभी लोग नाराज थे, ठीक है ना। पहले ऊपर हमने किंग और रूलर्स के बारे में बात की। नाउ दी पीजेंट्स, जो किसान हैं और सिपाही, वो कैसे परेशान थे। और जो जितने भी सिपाही थे उनका बैकग्राउंड क्या था, फैमिली बैकग्राउंड, बेसिकली दे वर फ्रॉम दी क्या बोल सकते हैं, फार्मर फैमिली, ठीक है ना, किसान के परिवार से थे। तो किसानों को भी पहले काफ़ी तंग किया जा रहा था। दे वर डायरेक्टली अफेक्टेड विद द रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। उनके परिवार तो ऑलरेडी उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज से परेशान थे, ठीक है। तो इस तरह से दो बातें की। नाउ आपने एक तो बड़ा टॉपिक पढ़ा पॉलिसीज एंड द पीपल, ठीक है ना, उसको हमने दो जगह डिवाइड कर दिया कि किस तरह से उनकी पॉलिसीज नवाब के साथ और रूलर्स के साथ थी और किसानों और सिपाहियों के साथ में कैसे वो पॉलिसीज इम्पैक्ट डाल रहे थे। नाउ हम बात करने वाले हैं, एक तो ये बड़ा पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इज रेस्पॉन्स टू द रिफॉर्म्स, जो सुधार किए गए, हाउ द पीपल ऑफ इंडिया रिएक्टेड ओवर द रिफॉर्म्स। कभी कभी हम भी गलती कर जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विद द हेल्प ऑफ द सम इंडियन, आप कह सकते हो भारत के जो समाज सुधारक थे, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात करें, महर्षि दयानंद की बात करें, और बहुत सारे समाज सुधारक थे, रामकृष्ण देव, ठीक है ना, इनके सब परमहंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब देश में ब्रिटिशर्स के साथ मिलके कुछ अपने यहाँ पर कुछ रूढ़िवादी नीतियाँ थी, तो उनको, जैसे सती प्रथा की बात कर सकते हो, ठीक है ना। सती प्रथा क्या है, अगर किसी का हस्बैंड अगर एक्सपायर हो जाते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं, तो उसके साथ में उनकी औरत को भी, महिला को भी सेल्फ इमोलेशन करना होता था, खुद आत्मदाह उनकी चिता के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में। बट अगर देखा जाए तो दैट वाज नॉट द गुड कस्टम विच वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो इसके अंदर सुधार करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। ब्रिटिशर्स का सोचना था कि इंडियन सोसाइटी के अंदर कुछ सुधार किए जाने की ज़रूरत है। लॉ वर पास टू स्टॉप सती प्रैक्टिसेस, ऐसे नियम कानून पास किए गए जिससे सती प्रथा को बंद किया जाए। और जो अगर किसी के हस्बैंड मर जाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ विडो, तो दे वर अलाउड टू रीमैरिज। अलाउ क्या, मोटिवेट, दे वर मोटिवेटेड टू फॉर द रीमैरिज, कि भाई जिंदगी पूरा आपका पड़ा हुआ है, आप कैसे एक विधवा जैसे जिंदगी काटेंगे, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। एंड देयर आफ्टर द लिटरेचर एंड द कल्चर वाज आल्सो मेड टू फील बाय द ब्रिटिशर्स एंड एज ऑब्सोल्यूट। और ब्रिटिशर्स का कहना है कि जो भारतीय कल्चर है, साहित्य है,
वो सब कुछ एक ऑब्सोल्यूट हो चुका है, उससे देश के अंदर कोई सिविलाइजेशन नहीं पैदा होने वाली है। तो दैट हैज़ टू बी ऑब्सोल्यूट है, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। इंडिया टुक दिस रिफॉर्म्स एंड ऑफेस। अब भारत के लोगों ने जो भी सुधार किए, एक हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। भारतीय लोगों ने जो भी रिफॉर्म सुधार किए, तो उनके प्रति जो रिफॉर्म्स के प्रति जो रेस्पॉन्स था इंडियन पीपल का, दैट वाज नॉट वेरी गुड या अप टू द मार्क। ठीक है ना। वो सोचे कि ब्रिटिशर्स हर मामलों में हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो हेयर आल्सो दे आर इंटरफेयरिंग इन आवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी वो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो भी अच्छे काम, सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा को एबॉलिश करने की बात की थी ब्रिटिशर्स ने, या फिर रीमैरिज, विडो का रीमैरिज की बात की, या फिर कस्टम्स को जो भी बोला गया कि आपके लिटरेचर्स वगैरह है, ये बहुत कुछ नहीं सिखाती है और ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। तो इसके अगेंस्ट में एक अलग से सेंटिमेंट इंडियन पीपल के बीच में क्रिएट हुआ कि ब्रिटिशर्स हमारे जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, उनको ख़त्म करके अपना कल्चर यहाँ पर हम पर थोपना चाहते हैं। राइट। कहीं ना कहीं ठीक भी थी ये बातें, हमारे कल्चर को ख़त्म किया जा रहा था, लेकिन कुछ अच्छे सुधार की तरफ भी काम किए जा रहे थे। बट ओवरऑल देखा जाए तो दीज वर दी सम ऑफ दी रीजन्स विच led to the revolution, led to the mutiny against the British East India Company। ठीक है ना। इनकी वजह से भारत में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक माहौल, इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति भारत के अंदर हुई, जिसको हम एक प्रथम आज़ादी के संघर्ष के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।